गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन एंड मोशन में अभी तक हम 4 फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब कर चुके हैं। आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला दूं, याद कीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें हम ट्रैवल कर रहे थे हल्द्वानी से रुद्रपुर। पूरा समराइज करवा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जब आपको ये समझ में आएगा तभी आप नेक्स्ट पैरामीटर समझ पाएंगे। तो जब हल्द्वानी से रुद्रपुर मैं गया तो रास्ते में मैं कहीं पे रुका भी, मैंने चाय भी पी, उसके बाद मैं रुद्रपुर पहुंचा। यानी मैं कांस्टेंट स्पीड से नहीं गया, बीच में रुका यानी स्पीड 0 हुई, फिर मैं आगे गया, फिर से मैंने अपनी बाइक भगाई, फिर मैं डेस्टिनेशन में पहुंचा। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों, सबसे पहले मेरे को जरूरत पड़ी क्या, मैं कितना दूर गया हल्द्वानी से, तो यानी मुझे डिस्टेंस एक पैरामीटर डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ी। सिमिलरली मुझे डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ी। इस प्रकार मैं 2 फिजिकल पैरामीटर टिल नाउ डिस्क्राइब कर चुका था। बात समझ में आ रही है। उसके बाद बात यह हुई कि मैं हल्द्वानी से रुद्रपुर 1 घंटे में भी पहुंच सकता हूं। पूरा दिन अगर मैं लगाना चाहूँ, धीरे धीरे जाके पूरा दिन भी लगा सकता हूँ। तो कितने जल्दी मैं डेस्टिनेशन में पहुंच रहा हूँ या कितने देर में पूछ रहा हूँ। जल्दी, देर यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी मुझे वेलोसिटी डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इस प्रकार मुझे स्पीड एंड वेलोसिटी 2 टर्म डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। तो इस प्रकार हमने अभी तक क्या क्या डिस्क्राइब कर लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये 4 पैराफिजिकल पैरामीटर हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब सुनिए बच्चों, नेक्स्ट पैरामीटर क्या, जब मैंने वहां पे रास्ते में मैं हल्द्वानी से रुद्रपुर गया, बीच में मैंने बाइक रोकी, चाय पी, यानी मेरी स्पीड 0 हुई, फिर से मैंने भगाई, उसके बाद मैंने 0 से सीधे 70-80 किलोमीटर तक पहुंचाया। कितनी देर में मैंने ये 0 से लेके 80 तक पहुंचा, 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक पहुंचा। कितनी जल्दी, 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी एक और फिजिकल पैरामीटर को मुझे डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्यों पड़ी, कितनी जल्दी मेरी स्पीड यहां तक पहुंच गई, यानी स्पीड में बदलाव पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। इस प्रकार आज की क्लास में हम 5th पैरामीटर डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज द एक्सेलरेशन, दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। आइए बोर्ड पे देखिए। नेक्स्ट फिजिकल पैरामीटर इज योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन समझिए बच्चों, एक्सेलरेशन क्या है आपका, कुछ नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहां पे भी आप वेलोसिटी रेट लगाते हो यानी पर यूनिट टाइम बात कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन इस प्रकार आपका क्या हो गया, डेल वी बाय डेल टी। कौन सा एक्सेलरेशन हुआ, डेल चेंज, ऑलरेडी बता चुका हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ये आपको क्या दे रहा होगा, एवरेज। अगर किसी इंस्टेंट पे आप जानना चाह रहे हैं, किसी इंस्टेंट पे आप जानना चाह रहे हैं तो क्या होगा, एक्सेलरेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, AINST, इंस्टेंटेनियस, ऑलरेडी बता चुका हूं, dv बाई dt। बात समझ में आ रही है या नहीं आप लोगों को, इतनी बात क्लियर है बच्चों आप लोगों को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए इसका मतलब समझते हैं। मतलब समझने से पहले यूनिट देख लीजिए। ऊपर है वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड, नीचे है टाइम यानी सेकंड। इस प्रकार आपकी यूनिट क्या बनी, आपकी बनी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट आपकी क्या है, यूनिट है आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, लेट अस सपोज बच्चों, आपको बोला गया है आपका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बच्चों इससे क्या समझते हैं आप, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वैल्यू। थोड़ा सा देखिए बोर्ड पे, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 मीटर पर सेकंड, यानी 2 मीटर पर सेकंड, यानी 2 क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये है 1 सेकंड में मेरी स्पीड हो जाती है 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 4, 3 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 6, एंड सो ऑन। फिर से बता रहा हूं, यहां देखिए, लेट अस सपोज कोई ऑब्जेक्ट, ये मेरा हाथ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पोर्शन मेरा हाथ कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे ही मैंने इसमें एक्सेलरेशन अप्लाई किया, A = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है,
जैसे ही यहाँ से स्टार्ट किया, 1 सेकंड जैसे अभी चलना शुरू हुआ, एक्सेलरेट कर रहे हो किसी चीज को, चलेगा डेफिनेटली। 1 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद 6 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड बाद 8 मीटर पर सेकंड। यानी हर 1 सेकंड में 2 का इंक्रीज होगा। एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, शायद आप लोग समझ चुके हैं। क्लियर है बच्चों, पक्का? तो अगर मैं लिखूं, लिख लेते हैं, चलिए। वेलोसिटी, वी फाइंड वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। क्या मतलब है, 3 सेकंड में मुझे वेलोसिटी बता दो। 1 सेकंड में 2 हो रही है, 2 सेकंड में 4, 3 सेकंड में 6, 3 सेकंड में 6। मैंने डायरेक्ट देख के बताया, चलिए लिख ही देते हैं। वेलोसिटी 1 सेकंड में हुई 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में हुई 4 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में हुई 3 सेकंड, कंफ्यूज मत होना, 6 मीटर पर सेकंड। बच्चों अब एक बात समझिए, ये तो आपने कॉमन सेंस, कॉमन एप्टीट्यूड से बताया। अगर आप फॉर्मूले से बताना चाहें तो आपको पता है v आपका क्या, एक्सेलरेशन इनटू टाइम प्रोवाइडेड इनिशियल वेलोसिटी 0। देखिए एक्सेलरेशन तो 2 है, तो टाइम 1 सेकंड में 2, 3 सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 सेकंड में निकालते हैं। देखिए वेलोसिटी 3 सेकंड कैसे आया, एक्सेलरेशन 2 दिया है, 3 सेकंड में निकालना है इंटू 3 यानी 6 सेकंड। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? सॉरी, क्या 6 सेकंड लिख रहा हूँ, 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ना बच्चों। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो ये आंसर सेम है, ये कॉमन सेंस है, ये आपने फॉर्मूले से। इससे ज्यादा ऐसे करना आपको आना चाहिए, ये आपका कॉमन सेंस है, ये आपका माइंड डेवलप करेगा, ये चीजें फील करवाएगा, ये मीन्स आप रिलेट कर पाओगे चीजों को, आपका लव बढ़ेगा रिगार्डिंग फिजिक्स। ये तो जस्ट फॉर्मूला, क्या फील हुआ, कुछ फील नहीं हुआ, फीलिंग तो यहाँ से आई, वो तो फिर फॉर्मूला निकल के आया। चलिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल 1 कुछ ऐसा। अब एग्जाम्पल 2 में बच्चों मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल 2 में मैं क्या करने जा रहा हूं। एग्जाम्पल 2 में वही एक्सेलरेशन आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वेलोसिटी आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से पहले से चल रहा है। बात समझ में आ रही है? अब बता दीजिए फाइंड, वही क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। अब देखिए, अब वो क्या रहा है बच्चों, सेम क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन का मतलब तो पता है, हर 1 सेकंड में 2 का एड ऑन होगा, बस अगर ये कॉमन सेंस पता है आपको तो हो गया क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट मान लीजिए मेरे हाथ को 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यानी कांस्टेंट जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से चलता जाता है, कांस्टेंट स्पीड से चलता जाता। बात समझ आ रही है? अब वही 5 से तो ये चलता जाएगा, एक्सेलरेशन लगा है तो उस 5 के ऊपर कुछ एड ऑन होगा स्पीड का, यानी ये 5 में है तो अगले 1 सेकंड बाद 7, अगले 1 सेकंड बाद 9, यानी उस पर एड ऑन होगा, उसी 5 पे एड ऑन होगा एक्सेलरेशन के कारण। एक्सेलरेशन क्या होता है समझ रहे हो? आप बाइक में जा रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, अब आपने एक्सेलरेशन दे दिया तो उसके कारण एड ऑन हो गया, अब 40 की जगह आप 50 से जाने लगोगे और एक्सेलरेट किया 60, यानी उसी 40 के ऊपर एड ऑन हो रहा है ना एक्सेलरेशन के कारण। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए तो अब क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड सबसे पहले 0 सेकंड में यानी इतने में चल ही रहा है, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 5 + 2 यानी 7 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है ना? हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से लिखूं, ये तो लिखा है हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ती है स्पीड। v2 क्या हो जाएगा, 5 में 2 सेकंड बाद 4 से ऐड हो जाएगा, 5 4 9 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में आपसे पूछा है SEC, 3 सेकंड में आपसे पूछा है 5 + 6 यानी कितना हो गया, 5 2 10 से 11 मीटर पर सेकंड, यानी 3 सेकंड बाद स्पीड हो जाएगी इतनी। ये तो आपने अगेन कॉमन सेंस से किया है, एप्टीट्यूड से किया है अपने। अगर फॉर्मूले से करना चाहें बच्चों तो सेकंड मेथड, जो कि फॉर्मूला है नथिंग बट, फॉर्मूला भी ऐसे ही आया है बच्चों, सेकंड मेथड। देखिए
क्या है आपको पता है, यहाँ से फील कीजिए फाइनल वेलोसिटी इसी पाँच में कुछ ऐड ऑन हुआ है, कुछ ऐड ऑन एक्सेलरेशन के कारण। तो 5 5 5 यानी इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल में कुछ ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है? एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी at ऐड हुआ है। खत्म, फॉर्मूला आपका बन गया। अब इस फॉर्मूले को सब लोग जानते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at। अगर आप पहले से जानते हो तो आप इसकी हेल्प से भी वही सॉल्व कर सकते हो। देखो 1 सेकंड में निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2 × 1, क्या हो गया 7 मीटर/सेकंड। वेलोसिटी 3 सेकंड में निकालनी है तो क्या हो गया 5 + 2 × 3, वही तो क्या है 2 × 3 6, कितना हो गया 6 5 11 मीटर/सेकंड। आ गया आंसर बच्चों। क्या ये टफ था? क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको एक्सेलरेशन का मतलब फील हुआ? फील करना ज़्यादा जरूरी है। फॉर्मूले तो आप कोई भी किताब खोलो सब भरा पड़ा है किताबों में, बात समझ में आ रही है? जब तक फील नहीं होगा, जब तक समझ में नहीं आएगा, सब पड़ा पड़ा है, सब बेकार है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर बच्चों यहीं पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो समझना, करवा नहीं रहा हूं, समझना। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड में एड ऑन होगा। रिटार्डेशन मीन्स आपने एक्सेलरेटर को डाउन कर दिया यानी स्पीड घटेगी। अब ये रिटार्डेशन यानी डी एक्सेलरेशन आप बहुत तरीके से करते हैं। बाइक में 70 किलोमीटर/आवर आपकी बाइक भाग रही थी, आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने से क्या हुआ, स्पीड डाउन जाने लगी। बात समझ में आ रही है? यानी डी एक्सेलरेशन आपने कर दिया। तो ब्रेक लगा के बहुत तरीके हैं, पीछे को बाइक खींच दो, बहुत तरीके हैं आपके डी एक्सेलरेशन के। तो नेगेटिव क्या बताता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अब स्पीड में क्या होगा, ये वाला क्या होगा, अभी क्या हो रहा था 5 में ये ऐड हो रहा था, ये 5 में ये ऐड हो रहा था, ये 5 में ये ऐड हो रहा था। अब क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी अब फाइनल आंसर घटना चाहिए। अरे रिटार्डेशन लगा रहे तो फाइनल स्पीड घटनी चाहिए, यानी यहाँ पे माइनस आना चाहिए। यही तो है, ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, इनिशियल स्पीड। अब ये आप रिटार्डेशन लगा रहे हैं तो रिटार्डेशन स्पीड घटा देता है, यानी इस नेगेटिव एक्सेलरेशन के कारण घटेगा घटेगा घटेगा। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन के कारण स्पीड घटेगी, इसलिए इस प्लस की जगह हो जाएगा -2, इसकी जगह हो जाएगा -4, इसकी जगह हो जाएगा -6 एंड सो ऑन। आंसर आप लिख लेना। एग्जाम्पल 3 करके आप लोग खुद ही कर लेना। ये एग्जाम्पल 2 है, कंफ्यूज मत होइए, मैं दोबारा प्लस प्लस करके ओरिजिनल ही बना देता हूँ। एग्जाम्पल 3 करके आप सॉल्व कर लेना, शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। शो नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अभी तक जो हमने मोशन पढ़ा था, एक एग्जाम्पल लिया था हल्द्वानी से रुद्रपुर वाला। तो हल्द्वानी से रुद्रपुर वाला जो एग्जाम्पल जो हमने मोशन किया था, उसी को हम अब क्या एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, किसका? मोशन का। अब ये समझाने से पहले हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं डेफिनेटली। अब वो ग्राफ में अगर आपको नंबर 1 स्लोप निकालना आता है, नंबर 2 एरिया निकालनी आती है, अगर ये 2 चीज़ आपको निकालनी आती है तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी आसान होने जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है, आप स्टूडेंट हो क्लास 9 के, और क्लास 9 स्टूडेंट को स्लोप क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब कुछ नहीं आता है। क्लास 10th में शायद आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है बच्चों को समझाने में। इसीलिए ये भी बोला जाता है छोटे बच्चों को पढ़ाना टफ होता है एज कम्पेयर टू बड़े। बड़ों को आप किसी भी डेप्थ में अंदर तक गहराई तक ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ अगर मैं हद से ज़्यादा डेप्थ में गया, आपके तो ऊपर से निकलेगी बातें, को समझ में नहीं आएगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी सिंप्लीफाइड वे में, कम से कम शब्दों में मैं आपको ये चीज़ें फील करवा सकूं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको भी कंसंट्रेशन अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा, बोर्ड पे फुल्ली ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या स्टार्ट करें? चलिए देखिए बोर्ड पे। बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा? मोशन में हमने क्या पढ़ा? मोशन में हमने पढ़ा सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलिए, उसके बाद वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। ये 3 पैरामीटर पढ़े हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए अब बच्चों यहाँ से देखिए, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी को क्या हम dx बाई, वहाँ लिखवाऊँ क्या? चलिए उधर ही लिखवाते हैं। क्या वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाई dt? ऑलरेडी बता चुका हूँ। छोटी डिस्टेंस
छोटा सा टाइम यानी उस समय की वेलोसिटी को ऐसे दिखाते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वही चीज है, लिख सकते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट आया है तो इसलिए नीचे क्या आएगा? dt। क्या हम लिख सकते हैं? डेफिनेटली हम लिख सकते हैं। बच्चों अब ये dx/dt क्या होता है? स्लोप होता है। dx/dt क्या होता है? स्लोप होता है। किसका होता है? xt कर्व का। वह अभी समझते जाइए, रिलेट करवाएंगे। xt कर्व या xt ग्राफ, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब समझिए बच्चों, कोई मैंने कर्व दिया आपको या कुछ भी दिया, लेट अस सपोज ये कोई है मोशन डिस्क्राइब कर रहा है, मैंने कहा आपसे इस पॉइंट पे मुझे स्लोप बता दो। तो स्लोप निकालने के लिए, स्लोप अगर मैं बोलूं हिंदी में या सिंपल शब्दों में, हम स्लोप को बोलते हैं ढलान। फॉर एग्जांपल ये क्या है? फ्लैट, तो इसकी ढलान 0, इसका स्लोप 0। अब ये इंक्लाइंड है तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप है, यानी आप पानी डालेंगे नीचे गिर जाएगा, पत्थर रखेंगे नीचे गिर जाएगा, यानी स्लोप मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं ढलान। और मैथमेटिक्स में इस स्लोप को आप कैसे डिफाइन करते हैं? tan थीटा से। बात समझ में आ रही है? कैसे डिफाइन करते हैं स्लोप को? स्लोप को आप लोग डिफाइन करते हैं tan थीटा से, tan थीटा से। अब ये tan वेन क्या है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, समझने की भी जरूरत अभी नहीं है, सिर्फ आप ये देखिए स्लोप मतलब ढलान, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा ये कोई कर्व है, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप बता दो यानी ढलान बता दो, तो क्या तरीका है? सिंपल, आप उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच लीजिए। जैसे ही आपने टेंजेंट खींची तो ये इस पॉइंट पे मुझे एंगल बता देगा, थीटा, या 30 डिग्री बनेगा या 40 या 50, जितना भी बनेगा वो यहाँ पे डाल दो। 10 60 डिग्री या 1045 1 होता है, ये आपको नहीं पता है फिलहाल, लेकिन लेटर ऑन पता चल जाएगा। तो इस प्रकार आपने स्लोप निकाल दिया। अब ये जो स्लोप निकाला बच्चों, स्लोप निकाला, वो स्लोप वेलोसिटी के भी तो बराबर है। इस प्रकार आपने घूम फिर के वेलोसिटी निकाल दी xt कर्व की। दोबारा बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे स्लोप ये था, किसी और पॉइंट पे निकालोगे तो स्लोप कुछ और होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्लोप निकाला इस पॉइंट पे, या चलिए किसी और पॉइंट पे निकालते हैं, या इस पॉइंट पे निकालते हैं, चलिए स्लोप, तो आपको क्या करनी है? इसे आप वो लाइन बनानी है, स्पर्श रेखा बनानी है। तो ये कितना एंगल बना रही है? जितना भी एंगल बना रही है, लेट अस सपोज थीटा डैश या थीटा ही बोल दीजिए। तो ये नया स्लोप, तो नया स्लोप ये आ गया, ठीक है। अब देखिए मैंने किस पॉइंट पे बनाया, थोड़ा सा और समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए। tan थीटा होता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने स्लोप निकाला, यानी ये वर्टिकल वाला, यानी ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बॉटम वाला यानी ये y को, सॉरी ये t को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी x/t या dx/dt, यानी स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? dx/dt। इस पॉइंट पे आपसे स्लोप निकालने के लिए अगर कोई कहे तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, वहां पे टेंजेंट डाल देनी है। टेंजेंट क्या होती है बच्चों? फॉर एग्जांपल मैं आपसे सर्किल में टेंजेंट डलवाऊं इस पॉइंट पे, तो आपको क्या करना है? सीधी एक स्ट्रेट लाइन डाल देनी है इस पॉइंट से गुजरते हुए। बात समझ में आ रही है? तो अगर ध्यान से देखें, ये क्या रेडियस के परपेंडिकुलर होती है आपकी टेंजेंट। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे कहूँ तो आप कहेंगे इस पॉइंट पे टेंजेंट डालनी है, तो ये लो। सिमिलरली मैं आपसे कहूँ इस पॉइंट पे बता दो टेंजेंट, तो आप कहेंगे ये लो। और ध्यान से देखिए रेडियस के परपेंडिकुलर है, रेडियस के परपेंडिकुलर है। अब मैं आपसे कहूँ इस पॉइंट पे टेंजेंट डालिए, तो आप कहेंगे ये लो स्ट्रेट लाइन। क्या ये रेडियस के परपेंडिकुलर है? हाँ, अभी भी बिल्कुल है। तो टेंजेंट क्या होता है समझ में आ चुकी है। स्पर्श करती हुई रेखा, हिंदी में टेंजेंट को स्पर्श रेखा भी बोलते हैं। जिस पॉइंट पे स्लोप बोलेगा उस पॉइंट पे ये स्पर्श रेखा डाल देना, दोनों साइड ड्रॉ कर देना। तो इस प्रकार आपको ये क्या मिल गया? यहाँ पे स्लोप मिल गया थीटा। 45 डिग्री है तो यहाँ पे 45 डाल दिया, आपका आंसर आ गया। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, ये tan थीटा क्या होता है? ये वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय ये वाला। कैसे? tan थीटा होता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा फिलहाल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ में आ रही है? छोड़िए, इतना अभी मत समझिए, क्योंकि आपको ना परपेंडिकुलर पता है ना बेस पता है, क्या होता है ये सब आपको कुछ नहीं पता है। आप मैथ्स में सीखेंगे ये सब, तब जाके आपको समझ में आएगा। अभी तो आप सिर्फ इतना जानिए, स्लोप मतलब ढलान, और मैथ्स में स्लोप को tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्लोप ही आपका dx/dt। xt कर्व में स्लोप dx/dt, यानी dx/dt करोगे तो आपका स्लोप आ जाएगा।
तो यहाँ xt कर्व में स्लोप क्या है आपका, हाँ dx बाई dt, क्या है स्लोप आपका dx बाई dt। और आप लोग जानते हैं क्या dx बाई dt, xt कर्व में स्लोप होता है dx बाई dt, और dx बाई dt को आप वेलोसिटी भी बोलते हैं। इस प्रकार अगर आप स्लोप निकालने में सक्सेसफुल रहे तो घूम फिर के आपने वेलोसिटी निकाल दी उस पॉइंट पे, यानी मोशन, ये जो मोशन हो रहा था उस पॉइंट पे आपने उसकी वेलोसिटी बता दी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? पक्का? चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छी बात है अगर आपको इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dx v dt का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या होता है समझिए, पहले तो ये बताइए क्या मैं इतना इसको लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब सुनिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेट अस सपोज ये इनिशियल पॉइंट x इनिशियल, ये फाइनल पॉइंट x फाइनल। लेट अस सपोज पूरे की लंबाई l मान लीजिए या x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पूरे की लंबाई लेट अस सपोज x है। अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ ये छोटी सी अगर मुझे डिस्टेंस दिखानी है तो ये छोटी सी डिस्टेंस कितनी है dx, छोटी सी डिस्टेंस कितनी है dx। अगर मैं छोटे छोटे dx को जोड़ दूं तो मेरे को क्या कंप्लीट लंबाई मिल जाएगी। कैसे? देखिए ऐसे, ये dx ये dx ये dx ये dx ये dx, छोटी छोटी लाइन छोटी छोटी लाइन छोटी छोटी लाइन छोटी छोटी लाइन छोटी लाइन छोटी लाइन, सबको जोड़ दो तो आपको पूरी लंबाई l मिल जाएगी या पूरी लंबाई x मिल जाएगी। लेट अस सपोज पूरी लेंथ x है, मिल जाएगी ना, छोटे छोटे dx को जोड़ दो। तो इंटीग्रेशन का मतलब भी यही होता है, dx छोटी सी लेंथ कुछ जोड़ने को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं। dx इंटीग्रेशन अगर मैंने लिखा तो यानी आप छोटे छोटे dx को जोड़ते जा रहे हो, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू लेंथ l। क्लियर हुआ? अब ये आप जानते नहीं है ना, अभी ये इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट है और ये इंटीग्रेशन। अब ये आप कब जानेंगे, क्लास 11 क्लास 12 बच्चों। ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ये मैथ्स का टूल है, इस टूल को आप अपनी फिजिक्स में यूज़ करते हैं टू कैरी फॉरवर्ड योर साइंस। इसके बिना आपकी फिजिक्स यहाँ पे रुक जाती है। फिजिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए हम मैथ्स के एक टूल का सहारा लेते हैं जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। लेकिन अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना तो जरूर समझ में आएगा कि छोटे छोटे dx को जोड़ने को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। इससे ज़्यादा मैं समझा भी नहीं रहा हूँ। तो क्या हो गया बच्चों, अब मैंने छोटे छोटे dx को दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल dx को जोड़ के क्या आ जाएगा मेरा x, और यहाँ क्या निकल के आ जाएगा v dt बस। ठीक है, अब एक बात बताइए, v अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ dt, छोटे छोटे टाइम को dt टाइम dt छोटे छोटे टाइम को जोड़ के पूरा टाइम कितना लगा मोशन में वो निकल जाएगा। तो dt को इंटीग्रेट करूंगा तो t हो जाएगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा vt। निकलेगा या नहीं? अब समझिए, तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, लेकिन कहाँ से आया, यहाँ से आया बच्चों। कहाँ से आया, यहाँ से आया। आप ये सब समझ नहीं सकते, इसलिए डायरेक्ट आपको रटा दिया जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब बच्चों अभी मैंने सिखाया एक्स टी कर्व में ये डिवाइडेड बाय ये, यानी dx डिवाइडेड बाय dt को बोलते हैं स्लोप, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, नंबर 1 मैंने ये सिखाया, नंबर 2 में यहाँ पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, लेट अस सपोज एक जनरल केस ले रहा हूं, ये लेट अस सपोज है मेरा L, ये M। अब मैंने एक्स टी या एक्स वाई नहीं माना, एक जनरल मान लिया LM। ठीक है, अब समझिए इस LM में कुछ भी कर्व बन रहा है, साइन कॉस कुछ भी अजीब सा कर्व जो भी बन रहा है, ये बन गया लेट अस सपोज। मैं क्या कह रहा हूं, dl बाई डी एम आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को, याद रखना dl बाई डी एम स्लोप को। एंड क्या एल डी एम का इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया को। याद रखिएगा कौन सी एरिया है ये एरिया है कर्व के अंदर वाली, डॉट 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 बनाइए, ये एरिया। सिर्फ इतना सीखिए जो मैं सिखा रहा हूं। अब इसको रिलेट कीजिए यहां से, अब इसको रिलेट कीजिए यहां से।
एक्स डी एक्स बाई डी टी क्या बना, डी एक्स बाई डी टी स्लोप बना, स्लोप ही तो बना, डी एक्स बाई डी टी स्लोप वही लिखा है, डी एल बाई डी एम स्लोप। नंबर 2 एक्स क्या है, एक्स डी टी, एक्स डी टी आपका क्या बनता है, क्या बनेगा, एरिया बनेगी, वही लिखा, एक्स डी टी आपकी एरिया बनेगी। बच्चों यहां से सिर्फ आपने 2 चीजें सीखनी है, क्या, कोई भी कर्व एक्स टी कर्व हो, वी टी कर्व हो, ए टी कर्व हो, वाई एक्स कर्व हो, कुछ भी हो, अगर स्लोप पूछे मतलब ये डिवाइडेड बाई ये डी एक्स बाई डी टी। दूसरा, अगर आपने नंबर 1 स्लोप निकालना आपको आना चाहिए कोई भी कर्व में, एक्स टी वी टी, बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे वी टी होता तो आपका क्या हो जाता, वी टी होता तो डी वी बाई डी टी आपका स्लोप को रिप्रेजेंट करता, और वी डी टी आपके वी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता, वी डी टी का इंटीग्रेशन एरिया। अब वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है वो हम अब आपको बताते हैं, लेकिन आपको 2 चीजें आनी चाहिए किसी भी कर्व में, नंबर 1 स्लोप निकालना आना चाहिए, नंबर 2 एरिया निकालने आने चाहिए। अगर आप ये दोनों निकालने में सक्सेसफुल रहे तो आपके काफी क्वेश्चन के आंसर तो डायरेक्टली मिल जाएंगे, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। जानना चाहते हैं कैसे, तो देखिए आइए वीटी कर्व में मैं समझाता हूं आपको। लेट अस सपोज आपका मोशन दिया हुआ है, वीटी कर्व में रिप्रेजेंट किया है आपके मोशन को, दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर टाइम। लेट अस सपोज कुछ भी कर्व बन सकता है, मैंने एक जनरल कर्व बना दिया। अब समझिए इसमें मुझे मोशन की स्टडी 2 पॉइंट पे करनी है। लेट अस सपोज दीज आर 2 पॉइंट्स, दिस इज ए, दिस इज बी, ए से बी के बीच की मोशन की मुझे स्टडी करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। यानी ए से बी के बीच में आप स्लोप निकाल दीजिए। स्लोप कैसे निकालते हैं, कोई पॉइंट लीजिए, टेंजेंट डालिए, स्लोप निकाल दीजिए। तो इसमें स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप हो जाएगा इसमें डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी को ही आप वेलोसिटी बोलते हैं। यानी अगर इस कर्व में अगर आप स्लोप निकालने में सक्सेसफुल रहे तो घूम फिर के आप वेलोसिटी आप निकाल चुके। बात समझ में आ रही है, तो आपका एक आंसर आ गया वेलोसिटी। तो वीटी कर्व में स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। नंबर 1 कंक्लूजन यही लिखवाया भी था, याद कीजिए आप जब वो स्पीड एंड वेलोसिटी वाली टेबल बनवाई थी, लास्ट 2 पॉइंट। आइए कम बैक, यहां पे मैंने कहा स्लोप बना दो, आपने स्लोप निकाला, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब देखिए अभी मैंने बताया ये इंटू डी टी, वी डी टी किसको रिप्रेजेंट करती है, एरिया को। देखिए ये देखिए ना, एल डी एम का इंटीग्रेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, एरिया। तो ये वी डी टी के इंटीग्रेशन को कौन रिप्रेजेंट करती है, एरिया। और ध्यान से देखिए ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट को। क्या कंक्लूजन निकला, अगर आप एरिया निकालने पे सक्सेसफुल रहे, आपकी एरिया क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, और वो जो भी आंसर आएगा वो आपका वी डी टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को। क्यों करेगा, अभी समझाया था, यानी एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार जाने अनजाने, ये मैं जान के ही डेफिनेटली, अगर आप स्लोप निकालने में सक्सेसफुल रहे तो आपको वेलोसिटी पता है, अगर आप एरिया निकालने में सक्सेसफुल रहे तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता है। 2 आंसर आप निकाल भी चुके हो। अब ये एरिया कौन सी एरिया है, ये एरिया बच्चों जो मोशन की आप बात कर रहे हैं, इसे बी की मोशन की बात कर रहे हैं, तो आप वहां पे डॉट 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 डालिए, टाइम एक्सेस पे, नॉट वी एक्सेस, टाइम एक्सेस पे लाइए। ये एरिया की बात चल रही है, ये एरिया की बात चल रही है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो ये एरिया आपने निकाल तो सकते हो ना, ये एरिया निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं, वैसे चलो बाद में सीखेंगे। वैसे तो मैथ्स में आपने सीखा होगा ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम नहीं है, अलग अलग फिगर बनेंगे। ट्रेपीजियम की एरिया निकाल पाओगे, रेक्टेंगल की एरिया का भी ये रेक्टेंगल बन जाएगा, निकाल पाओगे। कुछ केसेस में निकाल पाओगे, इस केस में नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हम तो निकाल लेंगे लेकिन अभी 9th लेवल पे आप लोग नहीं निकाल पाओगे, प्रॉब्लम ये है। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से इतना समझ में आया, स्लोप निकालने में सक्सेसफुल रहे तो वेलोसिटी, एरिया निकालने में सक्सेसफुल रहे तो डिस्प्लेसमेंट। वी टी कर्व में क्लियर है, पक्का।